के वीडियो में देखने वाले हैं हम कुछ और एग्जांपल्स और उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिक फंक्शन को भी। तो चलिए सबसे पहला प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ नंबर। हाँ, हमें क्या करना है कि पावर ऑफ अ नंबर कैलकुलेट करना है। यह हम मैथ फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फंक्शंस में है तो हमें फंक्शन का यूज़ करके ही करना है। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल आ जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे क्या, पावर नाम का। उसके अंदर हमारा दो पैरामीटर्स होंगे, पहला होगा हमारा इंटीजर और दूसरा भी होगा हमारा इंटीजर। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, तीन वेरिएबल्स को लेंगे। कौन से, सबसे पहले होगा हमारा इंटीजर, उसके बाद पावर और उसके बाद RES करके लेंगे एक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र के पास से कोई भी नंबर लेंगे, उसके हम स्कैनफ के थ्रू इनपुट में ले लेंगे। उसके बाद एंटर पावर ऑफ अ नंबर। अभी हमें ये तो पता नहीं है कि कितने पावर तक हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, वो भी यूज़र के पास से ही लेंगे। यूज़र के पास से वो भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, RES नाम के वेरिएबल में हम नंबर और पावर का जो भी हमें आंसर आएगा रिटर्न करके, उसे हम कहाँ पे आने देंगे, RES नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, %d एस पावर %d इज इक्वल्स टू %d। यहाँ पे हम नंबर पहले लेंगे, उसके बाद उसकी पावर कहेंगे कि इस नंबर की पावर इतनी का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, RES। हम उसे रिजल्ट ही बोलेंगे कि चलो भाई रिजल्ट नाम में हम स्टोर करवा देंगे और उसका प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हमारा जो मेन पावर फंक्शन है उसके अंदर क्या लेंगे हम, इंटीजर n और इंटीजर p। फिर इंटीजर r इज इक्वल्स टू हम 1 ले लेंगे, वाइल p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। जब तक p की वैल्यू बड़ी है एक से या फिर एक के बराबर है, तब तक हम वाइल लूप के अंदर प्रोग्राम रन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू r इंटू एन। r इज इक्वल्स टू r इंटू एन, यानी कि हमारा पहली बार जो भी हमारी n की वैल्यू होगी हम उसे क्या कर देंगे, r में स्टोर करवा देंगे, क्योंकि r पहली बार हमारा 1 ही होगा। तो यहाँ पे मान लो यूज़र ने एंटर किया है 5, तो हम 5 इंटू 1, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, r में 5। और b को क्या करेंगे, हम माइनस माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जितने भी होंगे उसको हम क्या करेंगे, माइनस। मान लो यहाँ पे 3 है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2। यहाँ पे फिर से कंडीशन हम चेक करेंगे, फिर से सेटिस्फाई होगी। बस ये सेम प्रोसेस को हमें क्या करना है, रिपीट करना है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, r को रिटर्न कर देंगे। हमारा एक फंक्शन में हम एक ही बार रिटर्न कर सकते हो, और वो यहाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, r को रिटर्न करके दे रहे हैं डायरेक्ट। और उसे हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, RES रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। चलिए आउटपुट में देखते हैं, एंटर एनी नंबर। चलो यूज़र ने 5 दिया, 5 का हमें कुछ पावर में करना है। उसके बाद यूज़र ने क्या एंटर किया, 3, तो उसका आंसर हमारा पास क्या आना चाहिए कि 125। तो चलिए यहाँ पर इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा p क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू होगी। फिर वो अंदर आएगा n मल्टीप्लाई बाय r, उसकी वैल्यू हम कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, r में। हमारा n की वैल्यू क्या है, 5, 5 इंटू 1 5, तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा पहली बार। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, वापस वही सेम प्रोसेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वापस आएंगे, आ- अब हमारा r क्या हो गया, 5 हो गया। वापस चेक करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। 5 इंटू 5 क्या होगा हमारा, 25, तो यहाँ पे वापस 25 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, p को वापस माइनस करेंगे, वापस यहाँ पे वाइल लूप में आएंगे, वापस कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वापस कंडीशन हमारी ट्रू होगी। वापस यहाँ पे आएंगे, अभी हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी, 25, 25 इंटू 5 125। वो क्या करेगा, r में उसको स्टोर करेगा। वापस p को वो डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करने के बाद वापस यहाँ पे वाइल लूप में हम कंडीशन चेक करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ से वाइल लूप से हम बाहर निकल के रिटर्न r जो भी हमारा आया लास्ट में क्या आया 125, उसको हम रिटर्न करके कहाँ भेज देंगे, रिजल्ट में, RES में। और यहाँ पर हम उसको क्या करवा रहे हैं, सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमारा 125 आंसर आ गया। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जो भी हमें नंबर मिलेगा उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करके देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को।
हैज़ इंक्लूड stdio.h हमारी हेडर फाइल आ जाएगी। उसके बाद हम एक फंक्शन को पहले से डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा फैक्ट नाम का फंक्शन होगा और उसके अंदर हमारे सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा, वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद इंटीजर n, उसके बाद f। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं। n हमने लिया है यूज़र के पास से वैल्यू गेट करवाने के लिए। प्रिंट एफ एंटर नंबर, यूज़र जो भी नंबर देगा उसको हम स्कैन एफ के थ्रू ले लेंगे। उसके बाद एफ में हम क्या करवाएंगे, जो भी हमारा फंक्शन में जो रिटर्न करके वैल्यू आएगी उसे हम कहाँ पे स्टोर करवा देंगे, एफ में। और उसको क्या करेंगे बाद में, प्रिंट। अब हम चलते हैं हमारे मेन फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा फैक्ट, क्योंकि मेन फंक्शन अभी हमने यहाँ पे देख लिया, तो जो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है फैक्ट, उस पर हम चलते हैं। इंटीजर आई और फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने फैक्ट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले क्या ले ली, 1 ले ली है। और यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। जब तक हमारी आई की वैल्यू एन से छोटी होगी या एन के जितनी होगी, हम क्या करेंगे, फॉर लूप को रन करेंगे। और हर बार फॉर लूप रन करने के बाद हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट अंदर फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई। पहली बार हमारा जो भी होगा वो क्या आएगा, 1। और आई की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 1 इंटू 1 करके यहाँ पे वो स्टोर कर देगा फैक्टोरियल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया? आई होप सो कि समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसका आउटपुट पे चलते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यूज़र के पास से नंबर हमने पूछा, यूज़र ने दे दिया 5। हमने क्या कह दिया कि फैक्टोरियल क्या होगा उसका, 120। चलिए इसको यहाँ पे भी समझते हैं। हमारा डायरेक्ट फैक्ट नाम का फंक्शन में ही समझते हैं। फैक्ट की वैल्यू हमने क्या ले ली थी, 1। आई हमने क्या लिया है, 1। पहली बार 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा वो फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करके देगा। उसको कहाँ पे स्टोर करेगा, फैक्ट नाम में। फैक्ट की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही आएगी कि 1 इंटू 1 1 ही होगा हमारा। उसको इंक्रीमेंट करेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू, वापस आएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 2। ऐसे ऐसे कब तक चलेगा हमारा, 5 तक। 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन वापस हमारी ट्रू होगी। उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे वो करके फिर यहाँ से रिटर्न वैल्यू करके वो यहाँ पे आने देगा। एफ नाम के वेरिएबल में हम उससे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारा आंसर फाइनल यहाँ पे आ जाएगा 120। चलिए उसके बाद एक और प्रोग्राम देखते हैं। इसके बाद हम स्टैटिक फंक्शन में चलेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें यहाँ पे चेक करना है कि नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चलिए करते हैं चेक, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल आ जाएगी। उसके बाद हमने चेक प्राइम करके जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है उसे हम डिक्लेयर करेंगे। उसके अंदर एक पैरामीटर होगा हमारा, वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा। फिर इंटीजर n1 और प्राइम, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं मेन फंक्शन के अंदर। प्रिंट एफ एंटर नंबर, यूज़र के पास हम नंबर गेट कराएंगे और उसको कहाँ पे हम स्टोर कराएंगे, n1 नाम के वेरिएबल में। फिर उसके बाद चेक प्राइम, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है n1। यहाँ पे जो उसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा हम उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, प्राइम नाम के वेरिएबल में। इफ प्राइम इज इक्वल टू 1, अगर प्राइम की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज द नंबर परसेंटेज डी इज प्राइम नंबर स्लैश n, और जो भी हमारा n1 की वैल्यू होगी उससे क्या कर देंगे, हम प्रिंट कराएंगे। अगर प्राइम की वैल्यू 1 मिलती है तो वो नहीं होती है तो हम क्या कराएंगे, द नंबर परसेंटेज डी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद हमारे पास जो n1 की वैल्यू होगी हम उसे प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये हमारा सिर्फ मेन फंक्शन ख़त्म होगा, क्योंकि हमें चेक प्राइम में जो हमारा लॉजिक लिखना है वो तो बाकी ही रहेगा। कंटिन्यू करते हैं। चेक प्राइम नाम का हम यहाँ पर भी फंक्शन के अंदर सब करेंगे इंटीजर n1, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पैरामीटर पास किया है। इंटीजर i इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 ऑलरेडी दे रहा है इसलिए हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई 2। n1 जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको डिवाइड बाई 2 करने पे जो भी हमारा आएगा उससे अगर i छोटा या उस जितना होगा तो हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे, वरना नहीं। इफ n1 मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, अगर
n1 मॉड्यूलो i करते हैं, उसका हमें 0 मिलता है आंसर, तो हम क्या कर देंगे, 0 को रिटर्न कर देंगे। अगर वो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट करेंगे और वापस चेक करेंगे। वापस यहाँ पे i इंक्रीमेंट करके वापस यहाँ पे आएंगे, वापस चेक करेंगे। ये सेम प्रोसेस चलती जाएगी कब तक, जब तक हमारी यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। और हम उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न 1, यहाँ से हम 1 को रिटर्न करवा देंगे। अगर ये पूरी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी पहली बार, तो वो क्या बाहर आकर कह देगा कि रिटर्न 1 कर दो, और यहाँ पे हमारा 1 चेक करेगा तो क्या कह देगा, प्राइम नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन अगर सच हो गई तो वो क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा, तो वो क्या होगा, हमारा नॉट प्राइम नंबर होगा। चलिए आउटपुट में देखते हैं, 7 हमने इंसर्ट किया, द नंबर इज अ प्राइम नंबर। चलिए सबसे पहले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। आई की वैल्यू हमने क्या ली, 2 ली। अब हमारा n1 क्या है, 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा हमारा, 3.5 रफली, हम 3 पकड़ के चलते हैं। अब यहाँ पे अंदर आएंगे, n1 मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0। n1 क्या है हमारा 7 और i हमारा क्या है 2। 7 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर में हमारा पास 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने पर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 इज इक्वल्स टू 3, चलो ठीक है। या वापस यहाँ पर अंदर आएंगे, वापस यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। ये तो इफ पार्ट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे 3 है, फिर भी नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, i को वापस प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। हमारी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि n1 डिवाइडेड बाई 2, हमारा n1 डिवाइडेड बाई 2 3.5 रफली था। तो चलो हम 3 पकड़ के चलते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो वो क्या रिटर्न करके देगा, 1। और 1 पे हमने क्या दिया हुआ है कि नंबर भैया हमारा प्राइम है। आई होप सो कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब डायरेक्ट बढ़ते हैं स्टैटिक फंक्शन की तरफ। अब उससे पहले हम कैटेगरीज ऑफ फंक्शन देखते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, तो आई होप कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। सबसे पहले फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट एंड नो रिटर्न वैल्यू। सबसे पहले हमारा हो जाएगा फंक्शन जो कि आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं करता और उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू भी नहीं है, मतलब कि वर्ड मेन। यहाँ पे हम आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं है। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर आप जो भी बोलो वो सेम ही होगा, और उसकी कुछ यहाँ पे रिटर्न टाइप भी नहीं है। नो इनपुट नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा होगा हमारा फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट नहीं होगी लेकिन वो रिटर्न कुछ करेगा। यहाँ पे देखो हमारा वर्ड मेन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ से वो क्या कर रहा है, फंक्शन रिजल्ट को हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप लिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, वर्ड था, इसलिए। उसके बाद है थर्ड, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन उसकी रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ से वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। उसके बाद है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, दोनों होगा। उसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आर्ग्यूमेंट भी है, वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट भी है, और हम कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं। तो ये हमारे 4 कैटेगरीज हो जाएंगी फंक्शन की। उसके बाद है स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस डिसाइड द स्कोप, लाइफ टाइम एंड मेमोरी एलोकेशन ऑफ अ वेरिएबल्स। स्टोरेज क्या डिसाइड करता है कि किसी भी वेरिएबल की लाइफ टाइम कितनी होगी, उसका स्कोप कितना होगा, और उसको मेमोरी एलोकेशन कितनी मिलेगी। स्कोप ऑफ वेरिएबल इज द बाउंड्री विद इन विच अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड। अब आपको समझ, स्कोप मतलब कि जो उसकी बाउंड्री है कि भाई वो यहीं तक चलेगा, कि यहाँ तक ही उसको चलना है। अब सबसे पहला हम चले देखते हैं स्टोरेज स्पेसिफायर में ऑटोमेटिक ऑटो। उसकी स्टोरेज टाइप क्या होगी, स्टैक में वो स्टोर करेगा। इनिशियली गार्बेज वैल्यू होगी, मतलब कि कुछ भी। उसका स्कोप कहाँ तक होगा कि विद इन द ब्लॉक, वो ब्लॉक तक ही चल सकता है, उसका आगे नहीं। उसकी लाइफ कहाँ पे है, जब ब्लॉक हमारा ख़त्म हो जाएगा तब वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारा इंटीजर ए आ जाएगा। यहाँ पे सभी लोगों को ये 3 है वो सिर्फ याद रखने हैं, बाकी इसका कुछ आपको यूज़ नहीं है ज़्यादा। डायरेक्ट हम चलते हैं स्टैटिक की तरफ। स्टैटिक डेटा सेगमेंट में स्टोरेज करता है, उसकी इनिशियली वैल्यू हमारे पास 0 होती है। वो कब तक चलता है, स्टैटिक जो हमारा है वो सिर्फ ब्लॉक तक ही हमारा उसका स्कोप है, लेकिन वो चलेगा प्रोग्राम तक। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल।
तो चलिए अब सीधा समझते हैं स्टैटिक के एग्जाम्पल से। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया यूजर डिफाइन फंक्शन। उसके बाद हम मेन फंक्शन में चलते हैं सीधा। काउंटर इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट काउंटर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करवा दे डायरेक्ट प्रिंट एफ में। दूसरी बार भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब फंक्शन बना रहे हैं, हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्टैटिक इंटीजर काउंट। यहाँ पर हमने उसको एक स्टैटिक वेरिएबल कह दिया है, तो इसके हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, 0। अब हम क्या करवा रहे हैं, काउंट को प्लस प्लस करवा रहे हैं और रिटर्न का करवा रहे हैं हम काउंट को। तो चलिए आपको आउटपुट में क्या लगता है क्या होगा। चलिए ये तो मैंने दिखा दिया, डायरेक्ट बता ही देता हूँ आपको कि इसकी जो हम यहाँ पे स्टैटिक कर रहे हैं, तो फिर वो इसी ब्लॉक तक ही वो सिर्फ रहेगा, उसका स्कोप यहीं तक का ही है। लेकिन वो जब तक प्रोग्राम हमारा एंड नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। हमने यहाँ पे 2 बार कॉल करवाई वैल्यू, तो दोनों बार हमारे पास 1 और 2 आया। ये आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो हमने इंटीजर को 0 कर दिया है, उसके बाद हम उसको प्लस करवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। तो जब हम पहली बार फंक्शन कॉल करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन दूसरी बार भी हम करेंगे तो 1 ही आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो वापस 0 हो जा रहा है। लेकिन वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है, वो 1 बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जब हम दूसरी बार कॉल करवाएंगे तो वो 1 + 1 यानी कि वो 2 रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू 0 नहीं रहेगी। जो हम करते हैं कि यहाँ पे पहली बार फंक्शन कॉल करवा दिया, आ गया, फिर दूसरी बार करवाएंगे तो वो 0 से स्टार्ट करेगा ना, लेकिन यहाँ से 0 में नहीं स्टार्ट करेगा, उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 1 हो जाएगी। तो ये स्टैटिक का ये एक आप बेनिफिट भी समझ सकते हो। बस स्टैटिक में तो आपके उसमें इतना ही दिया हुआ है। चलिए एडवांटेजेस देखते हैं, फंक्शन के एडवांटेजेस। यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग द सेम लॉजिक और कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। हाँ, फंक्शन का यूज़ करके हम सेम कोड को दोबारा या दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बार लिख के उसको सिर्फ कॉल ही कर सकते हैं, तो इतना बड़ा जो कोड होगा हमारा वो हमें वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वी कैन ट्रैक और अंडरस्टैंड लार्ज प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू फंक्शन। हाँ, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये फंक्शन क्या है। हम उसको आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ भाई हमारा इतना पार्ट है फंक्शन का, वो ये काम कर रहा है, इतना पार्ट ये काम कर रहा है। जो भी हमारे पास लार्ज प्रोग्राम होगा हम उसे फंक्शन में डिवाइड करके इजीली समझ सकते हैं, ये उसका एक एडवांटेज होगा। इट प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। It help in testing and debugging because it can be tested for errors individually in the easiest way। ये हमें अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसे इंडिविजुअली ईजीएस्ट वे में कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें ही दिक्कत है। लेकिन अगर हम फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें पूरे कोड में पता ही नहीं चलेगा कि भाई एरर हमारी आ कहाँ पे रही है। रिडक्शन इन साइज ऑफ प्रोग्राम ड्यू टू द कोड ऑफ अ फंक्शन कैन बी यूज अगेन एंड अगेन बाय कॉलिंग इट। हाँ, अभी हमारी जो मेमोरी होगी उसमें भी हमें थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें एक कोड दोबारा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ हम उसे कॉल करके ही कर सकते हैं। तो उसका मेमोरी भी यूटिलाइज हो रही है, मेमोरी भी हमारी बच रही है। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं जो आई होप कि आप ट्राई करोगे। सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है फंक्शन का यूज़ करके। उसके बाद है आपको यस राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन अ फंक्शन टू ऐड फर्स्ट एंड नंबर, जो भी यूज़र नंबर दे उनको ऐड करने के लिए आप प्रोग्राम करो। फिर उसके बाद राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल, आप ग्लोबल वेरिएबल को भी के लिए छोड़ दो, स्टैटिक वेरिएबल्स आप ट्राई करो। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम दैट विल स्कैन अ कैरेक्टर स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट दैट कन्वर्ट इनटू लोअर केस एंड इनटू अपर केस। हाँ, ये आपके लिए काम का है। आपको स्ट्रिंग का प्रोग्राम्स भी आप यहाँ पे डायरेक्ट करो। फिर उसके बाद बिल्ड अ फंक्शन टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो आप ये स्किप कर सकते हो। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट NCR यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। NCR का आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि जब भी हम कोई चॉइस कर रहा हो कि भाई आपके पास 10 बॉल हैं, उसमें से हमें 2 निकालनी है, तो 10C2 होगा वो। उसके बाद होगा क्रिएट अ फंक्शन टू स्वैप वैल्यूज बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी आप स्वैपिंग का भी प्रोग्राम आप लोग कर सकते हो। राइट अ फंक्शन विच टेक 2 नंबर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स द GCD आप सभी लोगों ने आई होप कि मैथ्स में किया होगा, तो आपको पता ही होगा, ऑफ 2 नंबर्स। एंड आपको फंक्शन के थ्रू ये प्रोग्राम्स करने हैं। तो बस ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 5, इतना ही है यूनिट नंबर 5 में। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर ना हो
तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो बस यूनिट नंबर 5 में तो इतना ही है। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 जो कि है हमारा रिकर्जन। तो बस अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।